Hello everyone. So today we are doing one more sample paper practice. So according to this sample paper, first question, from the following data about government budget, find primary deficit. So आपको primary deficit निकालना है. तो आपको primary deficit का फॉर्मूला मालूम है. Primary deficit means fiscal deficit minus interest payment. आपको क्वेश्चन में फिजिकल डेफिसिट नहीं दिया है, इंटरेस्ट पेमेंट दिया है, बट हमें ये भी मालूम है फिजिकल डेफिसिट हमेशा बोरोइंग्स के इक्वल होता है. दैट मीन्स फिजिकल डेफिसिट मीन्स बोरोइंग्स. तो बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट पेमेंट आपको माइनस करनी है. तो इंटरेस्ट पेमेंट कहा है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब 25% रेवेन्यू डेफिसिट का इंटरेस्ट पेमेंट आएगा. तो हमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ेगा. रेवेन्यू डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट मीन्स 20,000 आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ गया. अब 20,000 का आप 25% निकाल लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? 5,000 इज़ योर इंटरेस्ट पेमेंट. आपको बोरोइंग्स कितनी दी हैं? बोरोइंग्स दी हैं 15,000. 15,000 में से आप इंटरेस्ट पेमेंट 5,000 माइनस करेंगे, तो योर आंसर विल बी 10,000. That means your B option is the correct option. Then next question. We have to identify which statement is true. Two statements are given. दोनों statements सही हैं या गलत हैं? First statement. Besides central bank, commercial bank are the other type of institution which are a part of the money crediting system of the economy. तो सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई के अलावा कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं जो हमारा मेन पार्ट है मनी क्रिएशन के लिए, मीन्स मनी इंक्रीज करने के लिए, लोन देने के लिए. तो ये स्टेटमेंट सही है. सेकंड, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड अ पार्ट ऑफ दीज फंड्स टू दीज हुज वांट टू बोरो. मतलब कमर्शियल बैंक में जो हम पैसे जमा करते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनमें से वो लोगों को लोन देते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. दैट मीन्स बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. देन थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सीक्वेंस. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इस वेराइटी का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा. सो कार्वे कमेटी 1955, कार्वे कमेटी 1955 का ऑप्शन हमारा है यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट. कार्वे कमेटी का मेन एम था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ करना. सो हमारा कार्वे कमेटी का काम है यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट. हाँ जी, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए सही ऑप्शन है. थर्ड, इंडस्ट्री पॉलिसी डिसोल्यूशन एक्ट IPR 1956 का मेन काम हमारा क्या है? टू रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग, मतलब लाइसेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं. दैट मीन्स हमें दो आंसर्स मालूम है, तो सेकेंड एंड फोर्थ हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला आपको याद रखना है. उसका फॉर्मूला है टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स. बोरोइंग्स को छोड़कर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. तो अब आप देखिए आपको कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही ऑप्शन दिया है. सो हमारा पहला ऑप्शन है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस नॉन डेब्ट. गलत. नॉन डेब्ट मीन्स लोन्स वगैरह जो नहीं हैं. सो नेट बोरोइंग्स एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम RBI फ्रॉम बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, ये भी गलत है क्योंकि बस इसका मतलब होता है टोटल बोरोइंग्स. फिजिकल डेफिसिट मीन्स प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एक्यूमुलेटेड डेब्ट. तो ये पूरे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा हिस्सा है, इसलिए ये भी गलत है. सो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? नन ऑफ दीज. देन फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग अ रेवेन्यू रिसिप्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट. तो आपको मालूम होना चाहिए रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है. ऐसा रिसिप्ट जिसके आने से ना तो हमारे असेट ना तो हमारी लाइबिलिटीज़, दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दैट मीन्स ना तो हमारे असेट कम होते हैं ना तो हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं. तो सेल ऑफ शेयर
ऑफ ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अ प्राइवेट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच रही है प्राइवेट कंपनी को, तो यहाँ तो गवर्नमेंट का असेट कम हो रहा है जबकि असेट कम नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल हेल्प फॉर अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन फॉर अ विक्टिम्स, तो ये तो हेल्प हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने प्लानिंग ही करके रखी होती है, नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए इतना पैसा खर्च करना है तो हमें कहीं से मिल रहा है या हम दे रहे हैं। डिविडेंड पेड टू अ गवर्नमेंट बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिविडेंड पेड कर रहे हैं तो ये भी रेगुलर खर्चा है, तो जो रेगुलर खर्चे और रेगुलर इनकम्स होती हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन, दैट इज़ बोथ बी एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग इज़ क्लियर बेटा। यस, इसका आंसर हमारा आएगा फोर्थ बी एंड सी। यस, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले फिर से मुझे एक बार बताइए आप लोग हमारा फॉर्मूला क्या होता है। एनीबडी इज रिमेम्बरिंग? रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। यस, सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट एनी फॉर्मल इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मीन्स कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, the world has moved on to what can be best described in a exchange rate system। तो कोई फॉर्मल इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं हुआ मगर वर्ल्ड को आगे बेस्ट सिस्टम में जाना है, तो कौन सा सिस्टम हमारे लिए बेस्ट एक्सचेंज रेट कहलाएगा। तो आपको मालूम है हमारे यहाँ 3 एक्सचेंज रेट चलते हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग। करेंटली हमारे यहाँ मैनेज फ्लोटिंग चलता है जहाँ पहले डिमांड और सप्लाई एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बोथ आर वर्किंग। सो यहाँ पे वर्ल्ड अपना बेस्ट चाहती है, गवर्नमेंट अपना बेस्ट चाहती है, तो वो कौन सा सिस्टम यूज़ करेगी, मैनेज फ्लोटिंग। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वन कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन टू सेट अप स्मॉल इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर हमें हेल्प मिल जाएगी लोन फैसिलिटी ताकि हम अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकें। तो हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, क्योंकि ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रूरल एरिया में हेल्प करता है इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो इसका आंसर है ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंक्लूड 2 एस्पेक्ट्स, वन रिलेट टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न and the other relate to shift of workforce from agriculture to other aligned activities, that is livestock, poultry and fishing and non-agriculture sector। तो डैश इंक्लूड 2 एस्पेक्ट्स, मतलब 2 एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, एक कि आप क्रॉप उगा रहे हो, दूसरा क्रॉप के अलावा आप दूसरा साइड बिजनेस कोई चालू कर रहे हो, तो वो कौन सा पैटर्न कहलाएगा हमारा, तो दैट इज़ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन मीन्स हम एग्रीकल्चर का काम तो कर ही रहे हैं, साथ में हम डाइवर्सिफाई इनकम सोर्सेज इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि हमारी इनकम बढ़ जाए। तो हम एनिमल रेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, लाइव स्टॉक, फिशरीज, शॉप, ये सब ज़्यादा चालू कर लेते हैं, दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। देन नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज हाई एंड इन दैट particularly the infant mortality rate was quite alarming, about dash per thousand in contrast to present rate of 40% per thousand। तो ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम पे हमारे यहाँ की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, प्रेजेंट सिचुएशन हमारी 44,000 है, तो प्रेजेंट कितनी हमारी अलार्मिंग पोजीशन है, तो 218 इज़ अ अलार्मिंग पोजीशन, दैट इज़ बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट, an Indian company located in India invest in a company located abroad। तो एक इंडियन कंपनी जो इंडिया में है उनने इन्वेस्ट करा है जो अब्रॉड में है। दिस ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगी। तो कौन से साइड, तो मैंने आपको समझाया है कि अगर मनी आती है तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और अगर मनी जाती है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर असेट और लायबिलिटी होते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, और असेट लायबिलिटी नहीं होते तो वो करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो इसका अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। देन नेक्स्ट, व्हेन वैल्यू ऑफ अ कंट्री मर्चेंडाइज इम्पोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इट्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अ ईयर, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ, देखो मर्चेंडाइज का मतलब होता है
परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और हमारा एक्सपोर्ट कम है, तो इस बैलेंस को हम क्या कहेंगे? जब हमारा इंपोर्ट मतलब हमने गुड्स खरीदे ज़्यादा हैं तो हमें पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कम है, दैट मीन्स ये डेफिसिट है। और ये टेंजिबल गुड्स है, इसीलिए इस डेफिसिट को क्या कहा जाएगा? ट्रेड डेफिसिट। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन द करेंट अकाउंट ऑफ BOP इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू। तो BOP के करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है? तो BOP के करेंट अकाउंट में आपको मालूम है विजिबल एंड इनविजिबल बैलेंसेस आते हैं। फाइनेंशियल असेट्स नहीं आएंगे, बोरोइंग्स नहीं आएंगी, ये कैपिटल में चली जाती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारा लायबिलिटी और असेट इसलिए नहीं आएगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। देन नेक्स्ट हमारा द करेंट अकाउंट ऑफ BOP इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन्स, दैट इज सी ऑप्शन हो गया हमारा। नाउ 13th क्वेश्चन, सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर। तो हमारे यहाँ सेकेंड स्टेज कब चालू हुई थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की? दैट इज बी ऑप्शन 1921 के बाद। द गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट फुली सर्व्ड बाय लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है? आपने कल भी पढ़ा था, जहाँ ओनरशिप हो जाती है लैंड्स आपको स्मॉल होल्डिंग्स। सो गोल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्वालिटी लानी है बट नॉट फुली सर्व्ड, जो कि पूरी नहीं हुई लैंड रिफॉर्म्स के कारण। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है जिसके कारण ये नहीं हुई? सो फर्स्ट ऑप्शन, इन सम एरिया फॉर्मल ज़मींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। तो ज़मींदार ने कुछ नियम कानून ऐसे करके रखे थे जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये सही रीज़न आ जाएगा। बिग लैंड होल्ड चैलेंजेस द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट। बड़े बड़े ज़मींदार जो हैं वो कोर्ट केस फाइल कर दे रहे थे, वो अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बना रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ अपने रिलेटिव्स के नाम पे ट्रांसफ़र कर दे रहे थे। दैट मीन्स हमारा यही ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। देन थर्ड, इवन व्हेन ऑल द टिलर्स गेट ओनरशिप ऑफ लैंड। जब सबको ज़मीन उनके नाम पे कर दी, पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड लैंडलेस लेबर डिड नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म। तो भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि थोड़ी थोड़ी ज़मीनें मिलने से खर्चे ज़्यादा थे। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण लैंड रिफॉर्म ने हमारी कंट्री में इक्वालिटी नहीं लाई। दैट मीन्स डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नाउ assertion and reason. Under the British rule, the agricultural production decreased. नहीं, ये तो गलत है। ब्रिटिश रूल के अंडर हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम डिक्रीज़ नहीं हुआ था, तो जब हमारा पहला ऑप्शन ही गलत है दैट मीन्स हमारा डी ऑप्शन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लैंड रिफॉर्म। इसमें से कौन सी चीज़ है जो लैंड रिफॉर्म में इंक्लूड नहीं होती? तो यूज़ ऑफ हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, यूज़ ऑफ हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स सुप्रीम रिवॉल्यूशन में यूज़ हुई थी, तो इसीलिए यही आंसर आ जाएगा हमारा। इंटरमीडिएटरीज, ओनरशिप, लैंड सीलिंग, ये सारी चीज़ें लैंड रिफॉर्म में यूज़ हुई हैं, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगेन assertion and reason. RBI had to change its role from controller to the facilitator of financial sector in India. Yes, it's correct. पहले RBI हमारा कंट्रोलर था, आज RBI फैसिलिटेटर बना है, बस वो एडवाइस करता है, गाइड करता है। दैट मीन्स assertion is correct. Now RBI allow banks to take independent decision on matters without any establishment of private sector, both Indian as well as foreign. तो RBI अब हमें बस गाइडलाइन करता है और इवन हमें डिसीजन लेने की भी पावर देकर रखी है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत सही है और ये उसके ऊपर डिपेंड है assertion पे, क्योंकि RBI के डिसीजन से ही रिलेटेड बात करी गई है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। Then dash is a capital account arises when capital inflows. Dash is the capital account arises when capital inflow. Capital inflow मतलब पैसा आया is greater than the capital outflow. तो inflow more है, outflow less है, मतलब पैसा आया ज़्यादा गया कम, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो ये हमारा सरप्लस कहलाएगा। जब हमारे पास इनकम ज़्यादा होती है, एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं, तो सरप्लस होता है। दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल
Various social development indicators were not quite encouraging the overall literacy level was. So ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में हमारी कंट्री में जो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर था, मींस इक्वालिटी देखनी थी, हर पर्सन अर्न कर रहा है कि नहीं, वो कहलाता है सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो वो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर जो था ज़्यादा इनकरेजेस नहीं था, मतलब ज़्यादा इक्वालिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारा लिटरेसी लेवल लेस देन 16% था, हमारे एजुकेशन लेवल 16% से कम थी। 20th क्वेश्चन, The latest demonetization of currency was undertaken by the government of India in November 8, 2016। ये सबको मालूम है, डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को। तो ये कौन सी प्रॉब्लम को टैकल करना चाहते थे? तो ये हमारे यहाँ करप्शन को रोकना चाहते थे, टेररिज्म रोकना चाहते थे, फेक करेंसी को रोकना चाहते थे। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। सो 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट। Under import substitution policy, protection from import took two forms, dash and dash। तो अंडर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन आपको समझाया है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स जो हम गुड्स बाहर से ख़रीदते हैं उसका सब्सटीट्यूट हम अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करें। तो इससे प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट टुक टू फॉर्म, तो इससे दो तरीक़ों में प्रोटेक्शन हुई थी, वो था टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ मीन्स टैक्स रेट, कोटा मीन्स अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस और परचेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देन फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस बताइए क्या होना चाहिए? ये आंसर तो बार बार आता है, तो बताइए क्या आना चाहिए? नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, सी ऑप्शन। इन दोनों को प्लस करके हम टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस करते हैं तो हमें फिजिकल डेफिसिट पता लग जाती है। देन 23rd क्वेश्चन, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस, सैनिटेशन एक्सेट्रा आर डैश। तो लॉ एंड ऑर्डर बनाना, नियम कानून बनाना, कंट्री के डिफेंस के लिए काम करना, एंड एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें किसके लिए बनाई गई हैं? ये सारी चीज़ें पब्लिक गुड्स कहलाती हैं क्योंकि ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं। प्रायर टू इंडिपेंडेंस, फार्मर्स वाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू द ट्रेडर सफर्ड फ्रॉम। तो इंडिपेंडेंस से पहले जब फार्मर्स अपने गुड्स प्रोड्यूस करते थे तो सेल करते थे तो क्यों सफ़र हो रहे थे? फॉल्टी वेटिंग, वेट पूरा नहीं लिया जाता था, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट में घपलेबाजी कर दी जाती थी, सेलिंग एट लो प्राइस, सस्ते दामों में बेचा जाता था, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो हियर हमारा सेक्शन ए completed. So now section B we are going to start. So section B, central bank control money supply of the country through various method like bank rate, open market operation, valuation and dash। तो सेंट्रल बैंक ने मनी कंट्रोल करा है कौन से तरीके से? कैश रिजर्व, SLR, LRR, ऑल ऑफ दीज। देन ऑल ऑफ दीज बिकॉज ये सारे मेथड्स RBI यूज़ करती है। ना assertion and reason, assertion and reason, not statements। Two statements are given, we have to identify which statement is correct। So first statement, fiscal deficit is the sum of primary deficit and interest payment। सही है, fiscal deficit means primary deficit, आपने फॉर्मूला याद करा, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। उसको जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा FD इक्वल्स टू PD प्लस IP। दैट मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड, प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। नो, इट इज़ रॉन्ग। दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देन assertion, डिफेंस सर्विसेज एक्सपेंडिचर इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस सर्विसेज हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि गवर्नमेंट को रोज़ ही खर्चा करना पड़ता है, तो इट इज़ ट्रू। रीज़न, डिफेंस सर्विसेज एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट्स एनी असेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। तो जब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ना ये असेट क्रिएट करता है ना ये लायबिलिटी डिक्रीज करता है। दैट मीन्स ये भी सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट, assertion and reason, a country may face a situation of current deficit even if the country has trade surplus with greater
नेगेटिव बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो कंपनी, एक कंट्री जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट कब फेस करती है? जब उनका ट्रेड सरप्लस तो हो रहा हो पर नेगेटिव बैलेंसेस भी आ रहे हों सर्विसेज से। मतलब विजुअल आइटम हमारा सरप्लस है बट इनविजिबल हमारा डेफिसिट है, तो हमारा CAD हो सकता है, करंट डेफिसिट हो सकता है। दैट मीन्स assertion इज करेक्ट। बट रीजन, ट्रेड डेफिसिट must exist if a country is facing a situation of current account deficit। ट्रेड डेफिसिट तभी होगा जब CAD हो, तो ये तो गलत है। दैट मीन्स हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ मनी इन एन इकनॉमी। हमारी इकनॉमी में मेन सोर्स ऑफ मनी क्या है? तो मेन सोर्स ऑफ मनी सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट है, बोथ A एंड B। गवर्नमेंट परमिशन देती है बट प्रिंट आउट करके लोगों तक पहुंचाने का काम सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का ही होता है, इसलिए बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट आंसर। अंडर डैश poverty reduction, it was felt that rapid industrialization development and transformation of agriculture through green revolution in select region would benefit the underdeveloped regions and more backward section of the community. This was the major focus of planning in 1950 and early 1960। तो इस स्कीम का मेन मकसद कौन सा था? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। वो चाहते थे हमारी कंट्री की ग्रोथ हो, इसीलिए ये स्कीम बनाई गई। नाउ फ्रॉम द थर्ड 5-year प्लान, while looking the alternatives to specified address the poor, policy makers started thinking the income and employment of the poor could be realized through। तो थर्ड 5-year प्लान में हमारी कंट्री का ऑल्टरनेटिव था पुअर्स को सही डायरेक्शन देना, ख़त्म करना, और वो चाह रहे थे इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए पुअर्स की। तो ये चीज़ वो किससे चाहते थे? क्रिएशन ऑफ एडिशनल असेट, यस। वर्क जनरेशन, यस। वर्क बढ़ाना चाहते थे, असेट इंक्रीज करवाना चाहते थे। तो बोथ A एंड B इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द रेट ऑफ इनकम टैक्स। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दिया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज टू, तो गवर्नमेंट कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहता है? तो वो हमारी कंट्री में इक्वालिटी लाना चाहता है ताकि रिच पर्सन ज़्यादा टैक्स दें और पुअर पर्सन को हम सब्सिडी दे दें। दैट मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में इनमें से कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं? तो आपने पढ़ा है FDI आता है, FII आता है, एक्सटर्नल असिस्टेंस आता है। दैट मीन्स डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। देन नेक्स्ट, मैच द कॉलम गिवन। अब हम इसमें से तरीका सोचेंगे कौन सा मैच द कॉलम हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, जो हम श्योर हैं वो आ जाए, हमसे बन जाए। सो सी, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। दैट मीन्स सी ऑप्शन। Gross domestic product. Gross domestic product means money value of all final goods and services produced in the economy. That means A। तो हमारा सीधा C एंड A B ऑप्शन में है, तो हम सीधे B ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन टू अबॉलिश इंटरमीडिएटरीज। हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद स्टेप्स लिए थे मिडिल सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना एंड टिलर्स को ओनर बनाना। तो ये आइडिया किस एरिया में मूव कर रहा था? तो ये आइडिया मूव कर रहा था ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव्स टू द टिलर टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट। बी ऑप्शन। उनको ओनरशिप दे रही थी ताकि उनकी इंसेंटिव सोर्स बढ़ जाए, उनको रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी, देन दे विल बी सक्सीड। वन ऑफ द नोटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1970। 1970 में कौन सा पॉवर्टी प्रोग्राम चालू करा गया था? दैट इज फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ए ऑप्शन। द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कौन सी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी? तो हमारी अश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये बनाई गई थी, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ये भी बनाया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन टू
थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राशन शॉप, ये भी था. दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. अगेन मैच द कॉलम. कोटा, कोटा का मतलब क्या होता है? इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू, नो, कोटा का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड, कितने गुड्स हम बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं. तो कोटा मीन्स फर्स्ट का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, दैट मीन्स सी. HYV seeds, HYV seeds means seeds that give large proportion of output. So C option is the correct option. Then next question. In 1991, an immediate measure to resolve the balance of payment crisis. Balance of payment crisis को ख़त्म करने के लिए 1991 में क्या हुआ था? तो क्या हुआ था आपको मालूम ही है. LPG स्टार्ट हुआ था हमारी कंट्री में. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंटर हुआ था हमारी कंट्री में, बिकॉज हमारी कंट्री ने IMF से लोन लिया था. सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे? हमारी कंट्री में टू फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू, हमारी रुपी वैल्यू को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री कर दिया गया था. डीवैल्यूएशन रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, ये आंसर सही है. हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई थी. अंडर डैश ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन इट वाज फेल्ट दैट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन सेलेक्ट रीजन वुड बेनिफिट द अंडर डेवलपिंग रीजन एंड मोर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी. दिस वॉज द मेजर फोकस ऑफ प्लानिंग इन 1950 एंड 1960. तो ये पॉलिसी, ये मेन था कि एग्रीकल्चर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज़ करना है, कुछ रीजन में बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट करना है. तो ये किसके अंदर है, कौन सी स्कीम के अंदर है? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, दैट मीन्स ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द थर्ड 5-year प्लान, while looking for alternatives to specifically address the poor, policy makers started thinking the income and employment of poor could be realized through. तो थर्ड 5-year प्लान में हमारी कंट्री के पास ऑल्टरनेटिव्स थे. वो चाह रही थी कि हमारी कंट्री में इनकम और एम्प्लॉयमेंट पुअर्स की बढ़ जाए. तो उसके लिए उनने कौन सा ऑप्शन यूज़ करा था? एडिशनल असेट, वर्क जनरेशन, बोथ ए एंड बी, या बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. और असेट परचेज कर रही थी, ज़्यादा वर्क जनरेट हो, जब मशीन्स खरीदेंगे ज़्यादा काम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली पुअर की कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी. During the British rule, the iron and steel industry began coming up. In the beginning of the 20th century, Dash was incorporated in 1907. तो 1907 में हमारी कौन सी इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेट हुई थी, बनी थी? तो दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बी ऑप्शन. The public sector was given a leading role in industrial development in India because of पब्लिक सेक्टर को मेन रोल दिया गया था इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में. क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल था, प्राइवेट वालों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट के पास पावर थे. ये सही है. लैक ऑफ इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट, ज़्यादा मनी नहीं थी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकें. पॉलिसी ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, स्टेट का कंट्रोल चल रहा था, तो ये भी सही है. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. देन गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव बजटरी इंसेंटिव्स टू इन्वेस्टर्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द बैकवर्ड रीजन. गवर्नमेंट ने अपने बजट में प्लानिंग करके रखी है कि लोगों को, आपको बैकवर्ड रीजन के लिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करनी है. तो ये कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है? तो ये कौन से ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जो रिसोर्सेज है उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना ताकि कंट्री की बेनिफिट हो. तो ए ऑप्शन. स्टेट ऑन विच साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दिस आइटम विल रिकॉर्ड इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन फ्रॉम चाइना. मतलब आपने मोबाइल फ़ोन चाइना से ख़रीदा है. तो जब आपने मोबाइल फ़ोन चाइना से ख़रीदा है
तो आपके पास से तो पैसे गए, और ये गुड्स हैं, विजिबल गुड्स हैं, इसीलिए ये करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, और डेबिट साइड क्योंकि मनी हमारे पास से गई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर ट्रांसफर पेमेंट्स इन करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के लिए ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स मीन्स रिसिप्ट विच द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री गेट फॉर फ्री विदाउट एनी सर्विसेज। येस, ये यूनिलैटरल सर्विसेज है, हमें कुछ देना नहीं पड़ता, बस हमें मिल गया है, तो ये सही है। दे कंसिस्ट गिफ्ट, रेमिटेंसेज, ग्रांट। येस, गिफ्ट, रेमिटेंसेज, ट्रांसफर्स और ग्रांट्स, चैरिटी, डोनेशन, ये सब वन साइडेड रहता है, इसलिए ये भी इसी के अंदर आता है। दे शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट सिटीजन लिविंग अब्रॉड। तो ये गवर्नमेंट भी दे सकते हैं और प्राइवेट पर्सन भी दे सकते हैं। तो ट्रांसफ़र, रिसिप्ट और ट्रांसफ़र पेमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज कंडीशंस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, privatization of the public sector enterprise by selling off part of the equity to the public। मतलब privatization of the public sector enterprises, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब वो अपने सेक्टर पब्लिक टू दी पब्लिक को सेल कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन आप पब्लिक को बेच रहे हैं। तो ये चीज़ किसके अंदर आ जाएगी, तो ये है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपने चीज़ें प्राइवेट सेक्टर्स को बेचती है, तो गवर्नमेंट अपनी पीएससी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर्स को अपना कंट्रोल बेच रही है, दैट इज़ डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट द सक्सेसिव 5-year प्लान एनविसेज लेड एम्फेसिस ऑन। तो 5-year प्लान का मेन डेवलपमेंट कौन सा पैटर्न होता है, पुअरेस्ट को अपलिफ्ट करना, पुअर को इंटीग्रेट करना, यूनिटी लाना, अचीव मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबको अचीव कराना, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। एज यू ऑल नो, सेक्शन बी में हमारे 25 से 48 तक था, तो वो बी सेक्शन में हमारा कंप्लीट। नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी इज़ द केस स्टडी, जिसमें हमें 12 में से 10 करने रहते हैं। तो ये आपको आरबीआई की केस स्टडी दी है। अब आपको यहाँ क्वेश्चंस बताने हैं। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशो, दैट मीन्स ए ऑप्शन। कट इन द रेपो रेट बाय द आरबीआई, जब आरबीआई रेपो रेट कम कर देगी, इज़ लाइकली टू डैश द एग्रीगेट डिमांड, तो हमारी इकनॉमी में डिमांड इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, तो इंक्रीज़ हो जाएगी, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, डैश रिड्यूस द CRR बाय 100 बेसिस पॉइंट, कौन सी चीज़ है जो 100 बेसिस पॉइंट से CRR को कम कर देती है। प्रीवियसली इट वॉज 4%, पहले 4% से कम हो रहा था। द CRR इज़ रिड्यूस टू डैश, तो अब CRR कितना रिड्यूस हो गया है, सो हमारा ऑप्शन है 3%। हम हमारा CRR करेंटली कितना हो गया है, 3% हो गया है। So beside reduction in CRR and repo rate, what other measures can be taken by the government in India through the budgetary policy to combat recession? तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट CRR के अलावा कौन सा मेजर रहेगी अपनी कंट्री को रिसेशन से बचाने के लिए। रिसेशन का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन। रिसेशन मतलब जब हम मंदी से उठने की कोशिश करते हैं, प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़। तो इस समय हमारी कंट्री की गवर्नमेंट क्या चाहेगी, वो चाहेगी डिक्रीज टैक्सेस एंड इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेट कम हो जाए और गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा दें, ताकि गवर्नमेंट खर्चा व्यय करेगी तो प्राइवेट सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। देन नेक्स्ट, डैश इज़ द रेशो डिपॉजिट विच बैंक कीप विद देमसेल्फ, वो रेशो बताओ जो बैंक अपने पास ही रखता है, तो उसको कहा जाता है SLR, statutory liquidity ratio, that means B option. Then central bank can increase availability of credit by dash, central bank अगर क्रेडिट इंक्रीज़ करना चाहता है तो वो क्या करेगा, तो सेंट्रल बैंक अगर लोन लोगों को ज़्यादा देना चाहता है तो वो बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो खुद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने लगेगा ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाए।
और जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. Then next case study is from Indian economy. So here first is assertion and reason. So economics have stressed the need for expanding educational opportunities in a nation. तो इकोनॉमिक्स के ऊपर स्ट्रेस है कि वो चाहते हैं हमारी कंट्री की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो जाएं. तो येस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. एज इट एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसके कारण हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी. तो येस, रीज़न इज बेस्ड ऑन असर्शन, तो इट इज़ करेक्ट. बोथ ए ऑप्शन. हाउ इज़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एक्सप्रेस. गवर्नमेंट जो एजुकेशन पे खर्च करती है तो उसको हम किस नाम से शो करते हैं? एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज. सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. देन नेक्स्ट, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द राइट टू एजुकेशन. गवर्नमेंट राइट टू एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट ने हमें कब दिया था? 2009 में. देन नेक्स्ट, by 2030-32 we will be the third largest economy at dash trillion. तो हमारी कितनी ट्रिलियन हो जाएगी? 10 ट्रिलियन इनकम्स हो जाएंगी और हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लेविंग अ डैश % एजुकेशन सेस. एजुकेशन सेस मीन्स एक टैक्स होता है जो रिडक्शन. तो कितना एजुकेशन सेस कर दिया है? 5. दैट इज ए ऑप्शन. Then expenditure regarding on job training is the source of human capital formation. Yes, अगर हमें अपनी जॉब ट्रेनिंग बढ़ानी है, हमें अच्छे से काम करना है, तो हमें एजुकेशन इम्पोर्टेंट है. एजुकेशन से जॉब ट्रेनिंग भी इंक्रीज हो जाती है. The return of such expenditure is the form of enhanced labor productivity is more than of it. दैट मीन्स इसका रिटर्न जो होगा, इसका जो खर्चा होगा वो हमारी फ्यूचर में प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा. तो येस, एब्सोल्युटली ये हमारा सही है. दैट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है. सो हियर वी हैव फिनिश्ड वन सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर 8. You can get an idea for your exam through this sample paper. Hope you all are liking this. Thank you. Keep studying.